नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। ग्रोथ माउंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 16 जून 2021 के दो सत्रों में से प्रथम सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। दोनों ही लेख द हिंदू से है जिसके ऊपर चर्चा करनी है। दोनों ही परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला लेख अधिक जिज्ञासावर्धक है और एक ऐसे मुद्दे को लेकर आता है जो नया मुद्दा है काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों के लिए यह एक मात्र कल्पना है, मगर आज धीरे धीरे ये कल्पना जो है वो वास्तविक होती जा रही है। तो यहाँ यह चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस जिसे हम लोग जो है वाइडली जानते हैं वो क्या है और कैसे वो काम करती है, और क्या है आज की स्थिति भारत को लेकर। भारत का जो प्रशासन है वो इस करेंसी को लेकर, वो इस मुद्रा को लेकर क्या कर रहा है या किस दिशा में जाने वाला है। आज की अगर टाइटल की बात करें इस चर्चा की, तो एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना, उसे जो है उसे स्वीकारना। और आज पूरे विश्व में धीरे धीरे अलग अलग देश जो है वे अब इस दिशा पर जा रहे हैं कि वे लोग क्रिप्टो करेंसी को अपनी लीगल करेंसी या वैध मुद्रा बनाने के जो है बहुत ही करीब है। कुछ एक ने तो बना भी लिया। पिछले दिनों एल साल्वाडोर नामक एक मध्य अमेरिका का छोटा सा देश है जिसने अपने राष्ट्र में बिटकॉइंस को वैध मुद्रा घोषित किया, यानी कि दे एक्सेप्टेड एंड दे डिक्लेयर्ड बिटकॉइंस एज देयर लीगल टेंडर। ठीक है, तो ये आज दिन तक सबसे पहली वारदात थी जो कि किसी देश ने इसे लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया हो। लीगल पेमेंट सिस्टम के तौर पर इसे एक्सेप्ट काफ़ी सारे देशों ने किया है भूतकाल में, मगर एज ए लीगल टेंडर करेंसी नोट की जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करोगे और वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बैक्ड होगा, तो ये लगभग प्रथम बनाव है। तो इसी के ऊपर आज का यह लेख आधारित है जिसको हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। परीक्षा लक्षी जो माहितियाँ हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कवर की बात करें तो ऊपर काफ़ी सारे जो है क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें बिटकॉइन प्रथम है, इथेरियम है, स्विफ्ट कॉइन्स है या लाइट कॉइन्स है, काफ़ी सारे हैं। अगर कुल प्रकारों की बात करें तो लगभग 4000 से अधिक प्रकार आज क्रिप्टो करेंसी के हमारे पास है। क्रिप्टो करेंसी भी कई सारे नामों से जानी जाती है, जिसे वर्चुअल करेंसी कहते हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, मगर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है और ब्लॉकचेन में अपना कार्य करती है, ऑपरेट होती है। नीचे एक प्रतीकात्मक एल साल्वाडोर की इमेज है जो पहला कंट्री बना पूरे विश्व में जिसने इस करेंसी को अपने देश के लिए वैध मुद्रा माना या वैध मुद्रा के तौर पर उसे स्वीकारा, उसे एक्सेप्ट किया। तो अपने आप में ये प्रथम बनाव है, तो इसलिए यहाँ हमने इसकी एक प्रतीकात्मक इमेज रखी है। ये बहुत ही छोटा देश है, सबसे छोटा है। जो मध्य अमेरिका के 7 राष्ट्र है उसमें से सबसे छोटा है, वो सबसे घना है, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड हाईली डेंस्ड ये कंट्री है आउट ऑफ 7 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। तो उसने ये जो है सबसे प्रथम यह उदाहरण हमारे सामने रखा है, हमको दिया है, जिसको हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये डिजिटल रेप्लिका है पूरे लेख की। बहुत ही जो है अच्छा लेख नहीं है मगर बुरा लेख भी नहीं है। इसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है मगर बहुत कम भी नहीं है। कुछ एक माहितियाँ हैं जो कि हमें यहाँ यूज़फुल हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, मगर अन्यथा जो लेख है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो इसको हमने बनाया है, आगे काफ़ी सारे मुद्दे से देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा लक्षी हो और हमें वहाँ उपयोगी हो सके। अगर इसका एग्ज़ाम रिलेवेंस देखें, एग्ज़ाम के साथ इसका संबंध देखें, तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 विषयों के साथ ये गहरा संबंध रखता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका जो जनरेशन है वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो यहाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रिटिकल है, आई मीन निर्णायक है। और इसके लिए हमें यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ साथ में रखना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को, और साथ ही में इकोनॉमी के जो साथ ही संबंधी है, क्योंकि अपने आप में आगे के दिनों में, आगे के वर्षों में, आगे के दशकों में संभवतः हो सकता है कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन जो है वो हाईली एक्सेप्टेबल हो, हाईली यूज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमी की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आज हमें देखना है। आमतौर पे यह हमारा एजेंडा रहता है इस पर्टिकुलर सेशन को पढ़ने के लिए। निष्कर्ष को देखते हैं लेख के।
बाद में अगर जो कोई महत्वपूर्ण बातों है जो जो उसमें निहित है उनको पढ़ते हैं, और फिर बाद में जो अगर लेख परीक्षा लक्षी ना हो, अगर हमारी परीक्षा ज़रूरियतों को पूर्ण ना करता हो, तो हम उसमें इनपुट्स डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च्ड एलिमेंट्स। अगर पर्टिकुलरली आज की बात करें तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि लेख सामान्य सा है, तो कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि हम यहाँ इस चर्चा में देख लेंगे, मगर अन्यथा महत्वपूर्ण बातों में भी हम लोग आज इनपुट्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ इनपुट्स ही महत्वपूर्ण है। अगर इनपुट्स हमने देख लिए तो लेख की जो सारी बातें हैं वो अपने आप में जो है स्पष्ट हो जाएगी, हमें मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ वैसे तो 3 मुद्दे देखने हैं, मगर महत्वपूर्ण बातें जो है हम उसको स्किप कर देंगे और मात्र लेख का निष्कर्ष देखेंगे, और फिर बाद में उसका जो संशोधित तत्व है, जो रिसर्च एलिमेंट्स है जो हमें यूजफुल हो, उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए 3 बिंदु है जो कि इस लेख के निष्कर्ष में देखने हैं। तीनों के तीनों आपके सामने है। यह आपके सामने इसलिए है क्योंकि हमारा जो समय है वो बर्बाद ना हो। इन सारी चीज़ों को लिखने में कुछ समय जो है वो बर्बाद हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ अब मैं कुछ एक स्लाइड्स, कुछ एक प्राइमरी माहितियाँ मैं आपके सामने तैयार लेकर ही आऊँगा, ताकि जल्दी से हम लोग स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझ सकें। 3 बिंदु है जो कि हमें देखने हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे प्रथम ए में एल सल्वाडोर के कदम पर आधारित, जो मैंने जिक्र किया, एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक देश है जिसने अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का जो स्टेटस दिया या उसको स्वीकारा वैध मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में। तो ये संभवतः पहला देश है, इसके ऊपर आधारित आज की चर्चा है। दूसरे में लेख में भारत की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है कि भारत आज एकदम चौराहे पे खड़ा है कि वो संपूर्ण रूप से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित कर दे या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए। तो भारत को यहाँ अपनी दिशा तय करनी है, और ये दिशा तय करने में विदेश के देशों के जो कुछ उदाहरण है, जो विदेश के देशों का जो रिएक्शन था क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस को लेकर, उन रिएक्शंस को देखकर, उनको समझकर, उनका एनालिसिस करके यहाँ भारत अपने आप में अपने लिए अपनी दिशा, सच्ची दिशा ढूंढ सकता है। तो इसलिए यहाँ लेखक ने विश्व के अन्य जो देश हैं उनके उदाहरणों का भी हमारे सामने जिक्र किया, और इस तरह कुछ भारत के लिए जो स्थिति है वो स्पष्ट करने की कोशिश की, उसका प्रयत्न किया। तो यह 3 बिंदु है जो कि आज हमें यहाँ निष्कर्ष में देखने थे। अब आगे देखें तो देखिए यहाँ लेख संबंधी कुछ तत्व देखने, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं होगा, जो होगा वो यही हो जाएगा। तो सीधा हम लोग यहाँ स्किप करेंगे महत्वपूर्ण जो संशोधित तत्व है उनके ऊपर, जिसमें हमें एक समय रेखा देखनी है। क्रिप्टो करेंसी का एमरजेंस जहाँ से वो उत्पन्न हुई तब से 2020 तक की जो उसकी यात्रा है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली यात्रा है, और उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। 2008 से ही इमरजेंस हुआ क्रिप्टो करेंसी का, धीरे धीरे सबसे प्रथम बिटकॉइन का इमरजेंस हुआ, फिर धीरे धीरे उसके राइवल्स डेवलप हुए। काफ़ी सारी बार जो क्रिप्टो करेंसी है वो हैक भी हुई, उसका जो मूल्य था वो नीचे भी गया। काफ़ी सारे राज्यों ने उसके ऊपर प्रतिबंध भी रखा, कुछ राज्यों ने उसको प्रोत्साहन दिया। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी है समय के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर। 2008 से 2018 तक की यह यात्रा है 10 वर्षों की, जिसको हम लोग एक एक करके एक एक स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ इमरजेंस हुआ, फिर बाद में डेवलपमेंट्स हुए, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, और आज की परिस्थिति तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये प्रतीकात्मक मात्र समय रेखा है। सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। 2008 की जो है चर्चा यहाँ लिख सकते हैं, 2009 की चर्चा यहाँ लिख सकते हैं, मगर वो थोड़ा कंजेस्टेड जो है हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ एक एक ईयर को एक एक समर्पित स्लाइड ही दी है, ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। देखेंगे 2008 से शुरू करेंगे। देखिए एमरजेंस तो 2008 से हुआ, मगर कैसे हुआ? 2 सीमा चिन्ह रूप घटना इसके एमरजेंस में है। सबसे प्रथम 18 अगस्त को 2008 को, और दूसरी है 31 अक्टूबर 2008 को। 18th of अगस्त में bitcoin.org डोमेन रजिस्टर हुआ। ये एक बहुत ही सीमा चिन्ह रूप घटना मानी जाती, डोमेन रजिस्टर्ड। फिर 31 अक्टूबर को जो बिटकॉइन के जो सर्जक माने जाते हैं, जापानी नागरिक है, उनके सर्जक जिनका नाम है सातोशी नाकामोटो, तो उनके द्वारा सातोशी
नाकामोतो, इनके द्वारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसका नाम था पीर टू पीर बिटकॉइन पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल वाला एक रिसर्च पेपर 31 अक्टूबर को सातोशी जो नाकामोतो है उनके द्वारा यह पब्लिश हुआ। तो ये दो सीमा चिन्ह रूप घटनाएं मानी जाती है। सबसे प्रथम डोमेन रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त को और बाद में 31 अक्टूबर को एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें बिटकॉइन को कैसे यूज़ किया जाए वो यहाँ उनके सर्जक के द्वारा हमें बताया गया है। साथ ही ये जो इनके सर्जक है ये भी एक डिबेटफुल जो है मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, मगर यहाँ हमें उन चर्चाओं में नहीं उतरना है। सर्जक जो कोई भी हो वो तो कंफर्म है कि वो जापानी ही है। तो यहाँ हमें मात्र यही देखना है कि ये नाम का शख्स जिसने बिटकॉइन को बनाया उसने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया और उसमें बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी सिस्टम इस टाइटल से पब्लिश किया। तो यहाँ से बिटकॉइन की शुरुआत या बिटकॉइन का एमर्जेंस माना जाता है। एंड बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, वो भी हमें याद रखना है। आज बड़ी भी है मगर सबसे प्रथम भी यही थी। तो ये बात रही 2008 की। अब आगे देखें 2009 में, तो 2009 में सबसे प्रथम ट्रांजैक्शन इसका रिकॉर्ड किया गया। सबसे प्रथम ट्रांजैक्शन जिसमें सातोशी नाकामोतो ने एक जेलफ्रिनी नामक प्रोग्रामर को 10 बिटकॉइंस भेजे। When Satoshi Nakamoto sent 10 bitcoins to this computer programmer, the first ever transaction was recorded of bitcoins। तो ये भी एक सीमा चिन्ह रूप वाली घटना है। अभी भी यहाँ समझना है कि यहाँ मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इसके साथ अटैच नहीं की गई है अभी तक ये मात्र और मात्र एक सिंपल से बिटकॉइन ही है, एक अलग प्रकार की कमोडिटी जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू जो है हाल तक नहीं है। ठीक है, मगर पहला ट्रांजैक्शन यहाँ एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ये सर्वप्रथम बार जो ट्रांसफ़र कह लीजिए या जो है भेजना कह लीजिए वो किया गया था। तो ये बात रही 2009 की। अब आगे देखें 2010 में, तो बिटकॉइन जो है उसका जो सर्वर था वो हैक हो गया और काफ़ी सारा मैस खड़ा हो गया था जिसकी वजह से इसकी वैल्यू डाउन हो गई। वैल्यू डाउन, लोगों का, निवेशकरों का जो थोड़ा भरोसा था वो भी टूटा। लोगों को लगने लगा कि ये एक प्रकार से फेक चीज है, एक प्रकार से अनवायबल है, अनरिलायबल है। ठीक है, मगर फिर भी उसी वर्ष लेटर मॉनेटरी वैल्यू वॉज अटैच्ड टू क्रिप्टो फॉर फर्स्ट टाइम। यस, प्रथम बार बिटकॉइन को मॉनेटरी वैल्यू से जोड़ा गया और तब एक बिटकॉइन यूजर ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज्जा मंगवाए थे। ही ऑर्डर्ड 2 पिज्जा बाय पेइंग 10,000 बिटकॉइंस, 2 पिज्जा। तो यहां सर्वप्रथम बार इसे मॉनेटरी वैल्यू से अटैच किया गया। मनी की जगह उतने ही अमाउंट के बिटकॉइंस को देकर पिज्जा को खरीदा गया। अगर आज हम इसको कन्वर्ट करें आज के रेट में, तो लगभग ये 55 मिलियन पाउंड का ये 2 पिज्जा हुआ था। 55 मिलियन पाउंड का, विच में बी एक्सपेंसिव पिज्जा एवर। तो वो यहाँ सबसे प्रथम बार मॉनेटरी वैल्यू अटैच होकर ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा किया गया था। इट वाज द ईयर ऑफ 2010। तो बहुत ही छोटा सा इतिहास है बिटकॉइन का, मगर इसी छोटे इतिहास में पूरे विश्व में फैल गई, पूरे विश्व में चर्चा का कारण बन गई। और यह ऐसा मुद्दा है जो किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है।
और काफ़ी लोगों में इसके जो है बारे में स्पष्ट माहितियाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये लेक्चर है वो आपको यह स्पष्टता भी प्रदान कर सकता है। तो ये बात रही 2010 की। उसके बाद देखें 2011, राइवल्स एमर्जिंग ऑफ बिटकॉइन। यस, धीरे धीरे अब बिटकॉइंस के जो पीर कॉम्पिटिटर्स थे, यानी कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी, उनका जन्म शुरू हो गया। आज दिन तक बिटकॉइन ही था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मालूम पड़ गया कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, ब्लॉकचेन वगैरह, तो उसके जो पीर कॉम्पिटिटर्स थे उनका भी जन्म होना शुरू हो गया, जिनमें काफ़ी सारे हैं। एक है लिटकॉइन, एक है स्विफ्ट कॉइन, और काफ़ी सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही क्रिटिसिज्म भी चलता रहा बिटकॉइन का, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आरोप लगे कि बिटकॉइन का उपयोग जो है वो सो कॉल्ड डार्क वेब में होता है। सो कॉल्ड डार्क वेब में होता है, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के जो मार्ग है वो यहाँ से खुलते हैं, ऐसा कहा गया था। यहाँ जो बिटकॉइन की जो आबरू थी उसमें थोड़ी हमें कमी या गिरावट देखने को मिलती है वर्ष 2011 में। ऐसा कई बार हुआ है, इसीलिए तो क्रिप्टो या बिटकॉइन की जो सफ़र है वो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरपूर है। ठीक है, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स। कभी उसकी जो आबरू है वो बढ़ जाएगी, कभी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और ड्रामेटिकली वो फिर से क्रैश डाउन होगी। तो ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो ये ऐसा दूसरा इंस्टेंस था 2011 में। फिर उसके बाद देखें 2012 में, तो अब धीरे धीरे बिटकॉइन जो है वो एक पॉपुलर कॉन्शियसनेस में आने लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे इसकी बात करने लगे थे, इसके बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, अच्छी माहितियाँ रिसर्च करने लगे थे। उसमें ही एक यूएस ड्रामा द बेटर वाइफ नामक एक सीरीज है, जिसकी 3rd सीजन प्रदर्शित हुई। बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है अमेरिका में, और इसकी तीसरी जो श्रृंखला है, तीसरी सीजन, वो पब्लिश हुई विथ ए टाइटल ऑफ बिटकॉइन फॉर डमीज। तो यहाँ से इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसने बहुत ही तेज गति पकड़ी, और सामान्य लोगों को भी इसके बारे में मालूम पड़ने लगा, लोग समझने लगे, जानने लगे। तो ये यहाँ से पॉपुलर कॉन्शियसनेस इसकी बनी। फिर 2013 में जो बिटकॉइन होल्डर्स थे उनके लिए एक नया ट्रांजैक्शन रूल रेगुलेटरी जो है एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया, जिसको कंप्लाई ये लोग नहीं कर पाए। बिटकॉइन होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके पास थे मेरे आप जैसे, वे उनको कंप्लाई नहीं कर पाए। प्लस सिस्टम क्रैश भी यहाँ देखने को मिला, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो फिर से डाउन हो गई। ये सिस्टम क्रैश संभवतः हैकिंग से ही हुआ होगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको ध्यान में रख कर बैठते हैं, और उस ब्लॉकचेन को इंटरप्ट करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसी के कारण ये संभवतः सिस्टम क्रैश हुआ होगा, जिसकी वजह से इसका मूल्य कम हो गया। मीनवाइल कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो कि अपना बेस्ट स्टैंड ले रहे थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्या करे क्या ना करे, जिसमें कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ अगर हम देखें तो थाईलैंड, चाइना, दे बोथ banned Bitcoin by saying that they are irreliable, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली निवेशकारों को ही इसमें नुकसान ही है। तो ऐसा कहकर इन लोगों ने इसको बंद कर दिया। ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा जैसा विकसित देश, एडवांस्ड इकोनॉमी वाला देश, जिसके वैनकूवर नामक सिटी में फर्स्ट बिटकॉइन एटीएम खुला। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है हमें देखने को मिलता है। एक कंट्री है जो एक बाजू उसको बैन कर रही है, उसको प्रतिबंधित कर रही है, और दूसरी कंट्री दूसरे बाजू एडवांस्ड इकोनॉमी इसको बढ़ावा दे रही है। इतना बढ़ावा कि विश्व का सबसे प्रथम बिटकॉइन एटीएम यहाँ स्थापित किया गया वर्ष 2013 में। तो ये बात रही 2013 की, जिनमें कुछ कंट्रियों का रुख अन्य देशों से, अन्य बड़े देशों से विपरीत था, अलग था।
साथ ही में हमने सिस्टम क्रैश भी देखा जो कि संभवतः हैकिंग के द्वारा हुआ था। प्लस यहाँ बिटकॉइन होल्डर्स भी न्यू रूल्स कंप्लाई नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से भी दिक्कतें शुरू हो रही थी या शुरू हो गई थी। बिटकॉइन के ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो यहाँ धीरे धीरे डगमगाने लगा था। तो ये बात रही 2013 की। आगे देखें 2014 में तो मैटगॉक्स नामक एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है, बिटकॉइन ट्रेडिंग, विच इज जापान बेस्ड। उसने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया। ठीक है, तो यहां से भी बिटकॉइन जो होल्डर्स थे उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि यहाँ बिटकॉइन के भाव जो है या उनकी जो कीमत है वो बहुत ही कम होने लगी थी। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी एक बूस्ट भी मिला 2014 में ही। माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट कंपनी ने, आईटी जायंट कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए ये सहूलियत दी कि आप अगर किसी भी प्रकार की गेम्स खरीदना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, तो आप उस गेम्स का पैसा बिटकॉइन में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आप में एक जो है बढ़ावा देने वाला कदम था, जो कि बिटकॉइन की आबरू व उसको अस्तित्व को बचाने में बहुत ही काम लगा माइक्रोसॉफ्ट का ये कदम। तो ये बात है 2014 की। आगे देखें तो 2015 में फिर से कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सामने आए, जिनमें एथेरियम है, फिर कॉइनबेस है। तो ऐसे नए नए जो राइवल्स वो धीरे धीरे सामने आने लगे। दूसरा मुद्दा देखें बिटस्टेम, तो ये एक यूरोप बेस्ड एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है, बिटकॉइन का ही मात्र। तो उसको हैकरों ने हैक कर लिया। ठीक है, मगर कुछ दिनों के बाद अपना काम जो है वो फिर से रिस्टोर हो गया, और बिटस्टेम के द्वारा उनके जो कस्टमर्स थे उनको कहा भी गया कि आपकी जो कमोडिटीज़ है वो भी सिक्योर है, उसे कुछ नहीं हुआ है, आपको आपकी कमोडिटीज़, आपके बिटकॉइंस गंवाने नहीं पड़े हैं। तो ये अपना आप में एक अच्छी बात थी। मगर एक बार हैक तो यहाँ हो गया था। बिटस्टेम जो कि यूरोपियन बेस्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज है, पिछले साल देखा जो जापान बेस्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज था उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, मगर यहाँ यूरोप बेस्ड है जिसका सर्वर जो है वो हैक हो गया था या ब्लॉकचेन उसकी हैक हो गई थी। फिर 2016 की बात करें तो धीरे धीरे बिटकॉइन की जो सफ़र है पॉपुलर होने की, प्रख्यात होने की, वो निरंतर चल ही रही थी। वो एक बाजू प्रख्यात हो रहा था, कुछ देशों के द्वारा उसे प्रतिबंधित किया जा रहा था, कुछ देशों के द्वारा उसे बढ़ावा भी दिया जा रहा था। तो इसी बीच में इसकी पॉपुलैरिटी निरंतर रूप से बढ़ रही थी। नंबर ऑफ एटीएम्स जो है बिटकॉइन के वो इंक्रीज हुए इन द ईयर 2016। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे वर ओनली 500, बट जैसे ही यह वर्ष खत्म हुआ तो बिटकॉइन एटीएम की संख्या बढ़कर हो गई 900। ठीक है, तो ये अपने आप में यह बात को सिद्ध करता है कि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी, बिटकॉइन का जो एक्सेप्टेंस है वो कितना तेजी से बढ़ा। फिर उबेर नामक एक लॉजिस्टिक कंपनी है, मल्टीनेशनल है, जिसका नाम हमने भी सुना है, भारत में भी ऑपरेशन करती है और काफ़ी विवादों में भी रही है। इसके द्वारा अर्जेंटीना में मात्र बिटकॉइन या बिटकॉइन पेमेंट भी एक्सेप्ट करने का जो रिवाज है वो शुरू हुआ। दे एक्चुअली स्विच्ड टू बिटकॉइंस। ऑन द अदर हैंड स्विस नेशनल रेलवे, जो कि स्विस गवर्नमेंट की अपनी रेलवे है, उनके द्वारा भी बिटकॉइन में जो भुगतान है वो लेने की शुरुआत की गई। दे ऑल्सो एक्सेप्टेड, दे ऑल्सो स्विच्ड टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेमेंट। तो ये अपने आप में सारी बिटकॉइंस को बहुत ही बढ़ावा देने की बात है और बहुत ही सकारात्मक बात है। उसके बाद देखें तो 2017 में हार्ड फॉर्क ओकर्ड। देखिए बिटकॉइंस जो है उसमें आज दिन तक लगभग 105 बार ऐसा फॉर्क हुए हैं, बट द फॉर्क ऑफ 2017 वाज हार्ड इनफ। अब ये फॉर्क क्या होता है? यह एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बिटकॉइन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एक नई ब्लॉकचेन बन जाती है।
ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ है। और जनरली ये नई ब्लॉकचेन कैसे बनती है, तो जो करेंसी होती है क्रिप्टो, उनके दो विभाग हो जाते हैं, इट गेट्स स्प्लिट इनटू टू। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बिटकॉइन स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, वन बिकेम बिटकॉइन एंड अदर बिकेम बिटकॉइन कैश। इट वाज अ हार्ड फोर्क विच वाज हैपेंड इन 2017, जिसमें स्प्लिट हुआ, बिटकॉइन एक बाजू मेन बिटकॉइन और दूसरी बाजू बिटकॉइन के कैश। मीनवाइल जापान एक कानून के ऊपर काम कर रहा था, और वो कानून बिटकॉइन को एक लीगल पेमेंट मेथड के तौर पर उपयोग में लेना चाहते थे, और वहां उन्होंने कर भी दिया कि आप बिटकॉइन से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इट इज अ वेरी लीगल पेमेंट मेथड देयर, बट नॉट लीगल टेंडर येट। वो प्रथम करने वाली एल साल्वाडोर है। ये दोनों का भेद हमें समझना है। जापान वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट country to make a law for making Bitcoin as a legal payment method, not as a legal tender, जो एल साल्वाडोर का लीगल टेंडर है, which is backed by the Central Bank of El Salvador। यहाँ बैकिंग नहीं मिलेगा, जापानी सेंट्रल बैंक का इस करेंसी को बैकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है, मात्र पेमेंट मेथड है। तो यहाँ जापान ने ये एक्सेप्ट कर लिया, कानून बनाकर अपने देश में लागू कर दिया 2017 में। आगे देखा 2018 में, तो सैमसंग ने भी यह कंफर्म किया कि यस दे आर मेकिंग चिप्स, दे आर मेकिंग चिप्स फॉर माइनिंग बिटकॉइंस या फॉर माइनिंग क्रिप्टो, मेकिंग चिप्स फॉर माइनिंग क्रिप्टो। उसके बाद वेरियस यूरोपियन गवर्नमेंट्स started to cooperate with each other for making the regulatory framework. और धीरे धीरे वे आज एक फ्रेमवर्क के साथ आए हैं, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन के प्रदेश में लागू है, जो इस बिटकॉइन की या अन्य किसी क्रिप्टो की जो ब्लॉकचेन्स है, जो ट्रेडिंग है, उसको रेगुलेट करता है। प्लस अगर आरबीआई का स्टैंड देखें 2018 में, तो आरबीआई बैंड क्रिप्टो along with बिटकॉइन। मगर आरबीआई का स्टैंड ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस आरबीआई के इस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया और कहा कि भाई इसे हम बैन नहीं कर सकते, आप रेगुलेशन के अलग रास्ते देखिए, इसे बैन नहीं किया जा सकता। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया, इट ओवरटर्न्ड RBI's ban। और सरकार को बताया कि भाई आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए कुछ ऐसे कानून की व्यवस्था कीजिए। आरबीआई को भी बताया कि आप भी रेगुलेशन के लिए अन्य रास्तों को चुने, इसे बैन नहीं किया जा सकता। हम लोगों के फ्रीडम ऑफ चॉइस को नहीं रोक सकते कि वो किस करेंसी के साथ जाना चाहते हैं, किस में अपना ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था। आज की बात करें भारत में, तो ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इज रेडी। इट इज रेडी टू टेबल्ड इन पार्लियामेंट। मगर इसमें कुछ एक ऐसे आपत्तिजनक प्रावधान है जो कि क्रिप्टो के इस भविष्य के लिए भारत में हानिकारक है। उनमें से महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो एक दो ऐसे हैं जो कि अपने आप में जो सारी प्राइवेट करेंसीज है, प्राइवेट क्रिप्टो, जिनमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोजी कॉइन है, रिपल है, स्विफ्ट कॉइन है, कॉइनबेस है, ये सारी जो करेंसीज है उनको इलीगल बताएंगे। और मात्र लीगल क्रिप्टो करेंसी वही रहेगी जो आरबीआई के द्वारा बैकअप होगी या आरबीआई की ही होगी, आरबीआई की डिजिटल करेंसी, इसे ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा। अन्यथा सारी प्राइवेट क्रिप्टोज जो है वो सारी इलीगल मानी जाएगी। ऐसा यहाँ इस पर्टिकुलर प्रपोज्ड ड्राफ्ट कानून में यह बात है, यह प्रावधान है। तो ये अपने आप में चिंताजनक है। यहाँ लेखक का कहना है और आम विशेषज्ञों का भी कहना है कि ये जो इलीगलिटी है वो यहाँ से निकाल देनी चाहिए। प्राइवेट क्रिप्टो को भी यहाँ लीगल कर देना चाहिए, मात्र उसे रेगुलेट करना चाहिए, मगर उनको जो है यहाँ चलने देना चाहिए।
ठीक है, तो ये बात रही 2020 की। अब अगर देखें तो हमें कुछ पाठ सीखने हैं, कुछ बोध लेना है अलग अलग नेशन से, जिनमें हम 3 मुख्य रूप से राष्ट्रों की बात करेंगे। सबसे प्रथम यूके की बात करेंगे, फिर सिंगापुर की, और उसके बाद हम लोग यूएस की बात करेंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की। यूके की बात करें तो दे एक्सेप्टेड क्रिप्टो एज प्रॉपर्टी। तो अब क्रिप्टो जो है उसका डीलिंग प्रॉपर्टी नियमों के अधीन होगा, प्रॉपर्टी कानून के अधीन होगा। प्रॉपर्टी को जैसे वे ट्रीट करेंगे वैसे ही बिटकॉइन को ट्रीट करेंगे। तो एक प्रकार से वहां लीगलिटी इसको मिल गई है यूके को। सिंगापुर की बात करें तो इनिशियली देयर वाज नो लीगल फ्रेमवर्क। इनिशियली यानी कि शुरुआती समय में नो लीगल फ्रेमवर्क, but now they of course have. Now they have. तो सिंगापुर में भी इसको लीगलिटी मिल गई। बात रही यूएस की, तो यूएस हैज अडॉप्टेड ए ओपन अप्रोच इन विच इट इज गाइडेड बाय रेगुलेशन, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां भी एक प्रकार से यूएस में भी लीगल ही है। तो यहां भारत को इन सारी चीज़ों से यह सीखना चाहिए कि क्रिप्टो की जो प्राइवेट जो करेंसीज है उनको बाधित नहीं करना चाहिए, उनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके ट्रेडिंग के ऊपर, उनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो भारत के लिए, भारत के अर्थतंत्र के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण व अहम साबित होगा। प्लस अगर डिमेरिट्स की बात करें तो क्रिप्टो की जो माइनिंग्स है उसके कुछ डिमेरिट्स है जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न वाले हैं, पर्यावरणिक रूप से चिंताजनक है। क्योंकि सबसे प्रथम तो बहुत ही एनर्जी यहाँ इसमें यूज़ की जाती है, इसका माइनिंग में कंप्यूटर वगैरह बहुत ही बड़ी तादाद में वो चालू रहता है, और जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी गुना है। एनर्जी कंजप्शन है तो बट ऑब्वियस है कि कार्बन फुटप्रिंट से कार्बन एमिशंस भी आएंगे, तो वो आ रहे हैं। प्लस जो ई वेस्ट है वो भी भरपूर मात्रा में यहाँ से जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ हार्डवेयर जो होंगे, जो इसमें यूज़ होंगे, ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड है, ठीक है, वे ऑब्सोलीट हो जाएंगे एक समय के बाद, और उनको जो है कचरे के डिब्बे में फेंका जाएगा। तो यहाँ ई वेस्ट जनरेशन का भी एक बहुत ही अहम जो है हमारे सामने समस्या है, जो कि हमें हल करनी चाहिए। तो यही बात थी जो कि आज हमें देखनी थी क्रिप्टो में। जैसे मैंने आपको बताया कि लेख थोड़ा सा परीक्षा लक्ष्य नहीं था, मगर इसे हमने बना दिया इस रूपरेखा को रख कर। तो यह रूपरेखा हम लोग प्रिलिमिनरी में भी उपयोग कर सकते हैं, इसका मुख्य परीक्षा में भी उपयोग हो सकता है। और अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आपको प्रश्न पूछा जाए करंट अफेयर के टॉपिक के रूप में, तो यहाँ भी आपका मत जो है वो बहुत ही सुस्पष्ट होगा, सामने वाले के ऊपर एक प्रकार का प्रभाव छोड़ेगा। तो इसकी यहाँ मैंने जो है कोशिश की ताकि आपको ये पूरा सिनेरियो, क्रिप्टो का सिनेरियो सुस्पष्ट हो और आपकी समझ जो है वो बेहतर हो। अब वक्त है इसके ऊपर से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न आ सकता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों के ऊपर में चर्चा करनी है या उसके ऊपर में विचार करना है। 4 कथन है हमारे पास। सबसे प्रथम है क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार वर्ष 2000 में हुआ था। दूसरा, आज विश्व में क्रिप्टो करेंसी के 4000 से अधिक प्रकार है। तीसरा, सिंगापुर विश्व का सबसे प्रथम देश बना जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर बनाया। और चौथा, बिटकॉइन का आविष्कार जापानी नागरिक द्वारा हुआ है संभवतः। इन कथनों को हमें पढ़ना है, विचार करना है, और इनमें से असत्य जो है, जो इनकरेक्ट है, खास ध्यान रखना है, जो इनकरेक्ट है उनको हमें पहचानना है। हमारे पास ऑप्शन भी है जिसके तहत ऑप्शन ए के मुताबिक मात्र और मात्र 3 गलत है, यानी कि तीसरा जो कथन है वही गलत है, बाकी के तीनों सही है। ऑप्शन बी कहता है केवल 1 और 3 गलत, ऑप्शन सी कहता है केवल 3 और 4 गलत, और आखिरी में जो ऑप्शन डी है वो कहता है केवल 2 और 3 गलत। आपको इसका सही जवाब देने की कोशिश करनी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। हमारी तरफ से इसका जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद वहाँ पिन अप किया जाएगा, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही में आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ आपके करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की तैयारी हम लोग बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। जो स्टडी फ्रॉम होम है वो यहाँ से सिद्ध हो सकेगा। आप हमारे साथ आज ही जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में आज के दिन ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।